हेलो हेलो हेलो। सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन। जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, और जहां पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं शिमला एग्रीमेंट की, यानी शिमला समझौते की, जो अभी हाल के दिनों में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ये काफ़ी सुर्खियों में है। और जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी पर हमने बात करी थी आपसे, जो कि काफ़ी सुर्खियों पर रही थी, उसके बाद अब ये शिमला एग्रीमेंट सुर्खियों पर है। तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम शिमला एग्रीमेंट पर चर्चा करते हैं, आखिर ये क्यों अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मौजूदा जो हालात हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण हैं। ठीक है, यदि देखा जाए तो दोनों के बीच लगातार जो तनाव जो दिन प्रतिदिन जो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये आज का नहीं, ये काफ़ी समय से है, जब एक सरजमी के जो दो टुकड़े हुए हैं, भले दोनों का नामांकन अलग अलग हुआ, देश अलग अलग बने, मुल्क अलग अलग बना, लेकिन फिर भी पिछले 60-70 सालों में या फिर 50 सालों में हमारे बीच जो तनाव है वो कभी कम नहीं हुआ, बल्कि उसका स्वरूप ही बदला है। तो उसी का वही स्वरूप है फिर से पहलगाम टेरर अटैक होने के बाद, जब भारत ने कड़ा रवैया अपनाने के रुख से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, उसके जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को रद्द करने की घोषणा करी है। तो आखिर ये शिमला एग्रीमेंट है क्या, इसका इतिहास क्या है, ठीक है, और आज के संदर्भ में इसके क्या मायने हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शिमला एग्रीमेंट फ्रॉम बैटलफील्ड टू द टेबल, द स्पिरिट ऑफ शिमला। शिमला एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता था जो कि युद्ध के मैदान से होता हुआ, ठीक है, टेबल टॉक पर पहुंचा था, ताकि ये दो मुल्क जो कुछ चीज़ें जो बची रह गई थी युद्ध के बाद भी, वो चीज़ें को सुलझाया जा सके। ठीक है, तो ये एक ऐसा दौर था जब दोनों देश आपस में कुछ सहमति बनाने का प्रयास कर रहे थे, और एक डिप्लोमेसी, कूटनीति, पहले तो युद्ध हुई, कार्रवाई हुई, उसके बाद अब कूटनीति की बारी थी, और उसी का नाम था शिमला एग्रीमेंट। और हालांकि शिमला एग्रीमेंट जो युद्ध के मैदान से टेबल पर जो शुरू हुआ, अब जिस तरह से इसका मुड़ाव जो हुआ, एक फिर से युद्ध की ओर ये जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। खैर, आने वाले समय में ये ही गर्भ में छुपा हुआ है कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य क्या क्या इसके बने हैं, इसके इतिहास क्या है, ठीक है, इतिहास से लेकर अभी तक की वर्तमान स्थिति पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग इसके इतिहास के बारे यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इतिहास के बारे यदि आज हम लोग इसकी बात करते हैं, तो 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और एक विश्व में खासकर जो दक्षिणी एशियाई के मानचित्र पर एक नए मुल्क, एक नए देश का जब आगमन हुआ, नए देश का जन्म हुआ, ठीक है, एक नए देश का नामांकन हुआ, डेट वाज द बांग्लादेश फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। भारत के सहयोग से, भारत के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से, सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि इसकी पूरी तरह से उसमें प्रखर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के द्वारा जब इस पाकिस्तान का फॉर्म हुआ, तो ये जो शिमला एग्रीमेंट है उसी का नतीजा है, उसी का आफ्टरमाथ ये देखने को मिलता है। ठीक है, जब ना इस पाकिस्तान को विश्व स्तर पर एक ह्यूमिलेटिंग, एक वो कहते हैं ना, जिसको कि मतलब बेइज्जती, मतलब जिसका कोई तुलना ही ना की जा सके, उस तरह की जब हार उसे देखने को मिली, और जब भारत ने उनके 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मतलब प्रिजनर ऑफ वार्स बना चुका था, मतलब 90,000 सैनिकों का पूर्ण रूप से सरेंडर करवाया, और जो भी युद्ध के दौरान जो भी युद्धबंदी बनते हैं, ठीक है, जिनको भी बंदी कोई दूसरा मुल्क जो विजेता मुल्क बनाता है, तो उन्हें हम लोग प्रिजनर ऑफ वार्स करते हैं। ठीक है, युद्धबंदी कहलाते हैं प्रिजनर ऑफ वार्स। फिर देखिए यहाँ पर हमारे भारत के तत्कालीन जो कमांडिंग ऑफिसर थे और यहाँ पे पाकिस्तान के, दोनों के बीच ये जो 1971 के बाद
जो ये साइनिंग जो हो रही थी, तो उस समय का ये दृश्य है, ठीक है। और ये शिमला एग्रीमेंट जो बेसिकली क्या था कि जो युद्ध के बाद के जो तनाव थे, तो उन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने का एक प्रयास था सीधा सीधी। यहाँ से आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं कि ये किसका कंसिक्वेंस था, किसका परिणाम था। तो 1971 के भारत बांग्लादेश पाकिस्तान का ये नतीजा था। दूसरा, इसने पूरी तरह से जो दक्षिणी एशिया के जो लैंडस्केप है, भूगर्भिक संरचना को पूरी तरह से मानचित्र पर बदल दिया, ठीक है। इसमें भारत ने पाकिस्तान के 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को युद्धबंदी भी बनाया था, ठीक है। अब इसके हम लोग कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आपको प्रमुख तथ्य इसके देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात, ये जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, ठीक है, हालांकि वार तो हमारा चलिए 1971 में ही ख़त्म हो गया, 1971 में ख़त्म हुआ, लेकिन मतलब वार ख़त्म होने के बाद लगभग 5-6-7 महीने के बाद इस ट्रीटी का साइन होता है, ठीक है। जुलाई 2, ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जुलाई 2 1972 को। और ये कहाँ पर हुआ? देखिए, जो चीज़ बांग्लादेश, जो बंगाल की ज़मीन पर शुरू हुआ था, ठीक है, बंगाल की ज़मीन पर जो युद्ध शुरू हुआ था, वो शिमला की हिमालय की गोद में एक शांति वार्तालाप यानी शिमला एग्रीमेंट के समझौते के साथ समाप्त होने के मतलब अग्रसर था। हालांकि फिर भी समय समय पर इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब चुनौतियां जो भारत को भी मिली है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि क्या वाकई में ये समझौता मतलब इसका जो जिस उद्देश्य से इसकी मतलब उस समय जो तत्कालीन जो लीडर्स थे जिन्होंने आपसी सहमति बनाई थी, क्या वाकई उस आपसी सहमति का मान पाकिस्तान ने रखा, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये फिलहाल ये शिमला में हुआ था और हिमाचल प्रदेश के ये राजभवन में, जिसको कि उसमें बार्न्स कोर्ट भी कहा जाता था। देखिए यहाँ पर बार्न्स कोर्ट, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश के राजभवन का नाम कहते हैं बार्न्स कोर्ट, ठीक है। और उस समय भारत की ओर से ये इंदिरा गांधी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी, और पाकिस्तान की ओर से उनके प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, जो कि बाद में ही चलकर ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक राजनीतिक मतलब हाथ मेल मिलाप नहीं था, बल्कि एक शत्रुता जो एनिमिटी जो बनी थी हमारी बीच में जो वार के दौरान, उसको एक शांतिपूर्ण तरीके से सद्भावना में, हार्मोनी में, पीस में कन्वर्ट करने का यह प्रयास था, ठीक है। मतलब जो तनाव जो बढ़ गया था मतलब वार के दौरान, उस चीज़ को पूरी तरह से नॉर्मलाइज करने का प्रयास था। ये क्या? ये हमारा शिमला एग्रीमेंट। और शिमला एग्रीमेंट हमने आपको बताया कि ये 1971 के वार के मतलब नतीजन स्वरूप ही हमारे सामने को देखने को मिलती है। यदि पाकिस्तान की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल ए न्याजी, जो कि हमारे साथ मतलब समझौते में शामिल हुए थे, और हमारी ओर से भारत का प्रतिनिधित्व किया था लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, ठीक है। तो ये सवाल भी आपसे यहाँ पे बन सकता है कि किन दो मतलब दोनों देशों के किन किन अधिकारियों के बीच ये मध्यस्थता संपन्न हुई थी, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो जो पाकिस्तान की जो मुक्ति वाहिनी है, ठीक है, पाकिस्तान की जो मुक्ति वाहिनी है, पाकिस्तान स्टेट फोर्स के विरुद्ध मतलब लड़ाई लड़ रही थी, और उस मुक्ति वाहिनियों को भारत ने काफ़ी मदद की थी। इंडियन आर्मी ने या फिर इंडियन नेवी ने या फिर इंडियन एयरफोर्स ने, मतलब पूरी भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया था और अगेंस्ट द पाकिस्तानी स्टेट फोर्स लड़े थे, और जिसके कारण बांग्लादेश लिबरेशन वार संपन्न हुआ और पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत को एक नया पड़ोसी मुल्क मिला बांग्लादेश के रूप में। हालांकि आज उस पड़ोसी देश की इतनी मतलब हिमाकत बढ़ चुकी है कि वो भारत को ही आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो आंख उसे कभी किसी जमाने में हमारे ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था, आज वही आंख हमारी ओर उठ खड़े हुए हैं। तो खैर, इसका भी परिणाम आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। इसको भारत किस तरह से टैकल करेगा, अभी भारत सरकार निश्चित रोड पर इसमें कुछ न कुछ अपना क्रियान्वयन कर रही होगी, ठीक है। तो यदि शिमला एग्रीमेंट में कुछ जो 5 पॉइंट्स जो तय किए गए थे, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट होता है कुछ बिंदुएं होती है जिस पर आपसे सहमति बनती है। तो यदि हम इस शिमला एग्रीमेंट की बात करें तो पहली बात तो ये था कि जितनी भी जो हमारे बीच जो मनमुटाव था, संघर्ष था या टकराव की जो स्थितियां जो बनी हुई थी वार तक,
उस चीज़ को पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर कर एक शांतिपूर्ण मतलब एक रवैया अपनाने का ये था, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है, जो काफ़ी जो खटास जो बढ़ गई है, उसको पूरी तरह से किसी तरह से सैद्धांतिक रूप से उसे शांतिपूर्ण रूप से मतलब बदला जा सके। ठीक है, मतलब ये युद्ध देखिए भले शुरुआत हुआ कि बंगाल की ज़मीन पर, लेकिन शांतिपूर्ण समझौते के लिए भी हम मतलब शांतिपूर्ण मतलब हिमालय की गोद में ही हम आकर इस समझौते को हमने मतलब मध्यस्थता की मतलब इसमें अप्लाई किया था। और इसके जो 5 जो पॉइंट्स है काफ़ी जो महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये था कि मतभेदों का जो होगा शांतिपूर्ण समाधान होगा। मतलब भारत और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ने, कि हमारे बीच जो भी टेंशन्स होंगे, जो भी मतलब तनाव होगा, वो हम अपने और आपको छोड़कर किसी अन्य यानी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं। सीधा सीधा इसका मतलब था कि किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यानी भारत और पाकिस्तान से संबंधित जो भी मैटर्स होंगे, जो भी तथ्य होंगे, उसको हम और आप ही मिलकर समझाएंगे। इसका मतलब सिर्फ यही बात था कि मेरे और किसी और के बीच में जो भी मामला है वो हम किसी बाहरी लोग के पास लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम दोनों से बाहर के लेकर नहीं जाएंगे। दूसरा, जो लाइन ऑफ कंट्रोल था, जो 1971 के बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था, ठीक है, जो डिसाइडेड था, ये निर्णय लिया गया कि उस लाइन ऑफ कंट्रोल का पूर्ण रूप से सम्मान किया जाएगा। और उस लाइन ऑफ कंट्रोल के मद्देनज़र एक, यदि ये हमारा एलओसी है, देखिए ये हमारा एलओसी है सपोज, तो एक और भारतीय सेना रहेगी और दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना रहेगी। ठीक है, ये दोनों को ये मतलब ये दिया गया कि आप दोनों एलओसी के एक दूसरे के पार रहिएगा। दूसरा, विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, क्योंकि ठंड के मौसम में वहाँ पे काफ़ी बर्फबारी होती है, वहाँ पर जो रहना, वहाँ पर एक जीवन व्यापन करना काफ़ी एक सबसे बड़ी चुनौती और संघर्ष बन जाती है, मतलब युद्ध से भी कड़ी स्थिति बन जाती है। तो उस स्थिति में निर्णय लिया गया कि ठंड के दिनों में, स्पेशली इन विंटर सीजन, दोनों की जो सेनाएं होंगी, उस जो ऊपरी जो चोटी है एलओसी जो बनाया गया, वहाँ से वो नीचे उतर जाएंगी। और जैसे जैसे ठंड घटेगी, गर्मी का मौसम चढ़ेगा, दोनों की सेनाएं वहाँ पर फिर से एलओसी पर जो भी है एक मतलब अपने अपने क्षेत्र को संभाल लेगी। ठीक है। तीसरा, चौथा महत्वपूर्ण, जो भी इसमें 90,000 जो युद्धबंदी जो बनाए गए थे, उनको छोड़ने का निर्णय लिया गया। ठीक है। और दूसरा कि जो भी बॉर्डर्स जो थे हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इसका किसी भी प्रकार से हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जो भी बॉर्डर हमारा डिसाइडेड है उसे हम लोग एज इट इज स्वीकारते हैं और उस पर हमारा खुद मतलब दोनों का सहमति बनाया जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो वाला जो पोर्शन है, ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो इसी को रिस्पेक्ट देने की बात करी गई और इसी पर लेकर तनाव हमेशा उठते आए हैं अभी तक। और ये जो हमारा जो एरिया है, एक और यहाँ पर चीज़ देखने को मिला, ये जो एरिया हमने ऑक्यूपाई कर लिया था, ये भी एरिया मतलब पाकिस्तान को हमने दे दिया उस समय। हालांकि इस समझौते होने के बाद, ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ अप्रिसिएशन तो मिली, लेकिन साथ साथ भारत को इस पर क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, स्पेशली इंदिरा गांधी को। ठीक है। पॉजिटिव साइड की बात करें तो ये हुआ कि चलो युद्धबंदियों की सफलतापूर्वक वापसी हुई। ठीक है। कूटनीतिक तौर पर ऐसा देखा गया कि भारत विजय हुआ है। ठीक है। लेकिन क्रिटिकल साइड यह देखा गया कि जो कश्मीर पर जो हम लोग उसमें सेटलमेंट कर सकते थे, क्योंकि वी वेयर एट ऑन द एज एट दैट टाइम। ठीक है। हमने उनके लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था, जिसमें हम चाहते तो कश्मीर का मामला उसी समय हम लोग सुलझा सकते थे। इनफैक्ट मतलब काफ़ी बेहतर पोजीशन पर हम लोग रख सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने नरम उदारवादी चरित्र वहाँ पर अपनाया। ठीक है। थोड़े से हम लिबरल हुए, थोड़े नहीं, हम काफ़ी अत्यधिक लिबरल हुए, क्योंकि जब आपके पास कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, आपके पास आप ऑलरेडी एट द एज हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लिबरल उसमें मतलब बनने का भी आपके पास गुंजाइश बन जाती है। तो वही चीज़ भारत ने उस समय की। दूसरा कि हमने बायलैटरल टॉक्स पर सिर्फ सहमति की थी, मानी जो भी हमारे बीच जो ये होगा, मतलब जो भी तनाव होगा, उसे हम लोग द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाएंगे।
लेकिन समय समय पर पाकिस्तान ने क्या किया कि कभी यूएन तो कभी दूसरे मुल्क को मतलब उसने तरजीह देना शुरू कर दिया। तो ये भी एक काफ़ी इसका नेगेटिव साइड रहा। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो ये तो काफ़ी ब्लंडर हुआ हमारे भारतीय स्थिति के अनुसार कि हमने 13,000 जो हमने जो लैंड एक्वायर किए थे, भारतीय आर्मी ने जो पाकिस्तान की जो इतनी सरजमी को हथियाया था, उस चीज़ को भी हमें उन्हें वापस दे दिया। अब इसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या बनता है? प्रेजेंट सिनेरियो ये बनता है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद, पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ 22 अप्रैल को, उसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने पहली बात तो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। अब चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने से हुआ ये कि जो पाकिस्तान को जो पानी जो पहुंचना चाहिए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बाधित होना शुरू हुआ। तो इसके जवाब और इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वार भी कंसीडर किया, मतलब एक युद्ध की तरह लिया। ठीक है, तो इसके जवाबी कार्रवाई में ही उसने शिमला एग्रीमेंट को रद्द किया। शिमला एग्रीमेंट को उसने रद्द किया या रद्द करने की धमकी दी। और हालांकि इसे देखा जाए तो भारत मतलब कहीं ना कहीं हम भी ये चाहते थे कि भैया तुम रद्द ही कर दो उसे, ठीक है, तुम रद्द ही कर दो, क्योंकि तुमने तो उसका कभी मान लिहाज कभी रखा ही नहीं। भले वो एग्रीमेंट था, भले वो कागज पर दस्तखतें हुई, लेकिन व्यवहारिक मतलब तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा उन चीज़ों को मतलब दरकिनार किया, उन चीज़ों को खारिज किया। तो अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि इतना सब होने के बाद भी जो ये जो समझौता जो हमारे बीच जो था इंस्टेंस द कश्मीर के साथ, कश्मीर को लेकर या पीओके को लेकर, क्या वाकई में ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाया? दो राइवल नेशन के बीच ये शांति समझौता क्या सक्सेसफुल हो पाया? क्योंकि यदि वाकई में समझौता ये सक्सेस होता तो सबसे बड़ा मुद्दा कि पीओके जैसे रीजन में जो लगातार जो घुसपैठियाँ जो होती रहती हैं या फिर पाकिस्तानी मतलब सहायता से, जो पाकिस्तानी आर्मी या फिर पाकिस्तानी सरकार की सहायता से जो भी वहाँ पर जो अभियान जो चलाए जाते हैं भारत विरोधी, वो नहीं होता। दूसरा, लगातार एलओसी का जो सीज फायर है वो नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कारगिल वार, आपने ऑलरेडी ये चीज़ माना है कि हम शिमला एग्रीमेंट कर चुके हैं, तो ये कारगिल वार जैसा भी जो जो युद्ध जैसी जो इतिहास है ये हमारे बीच नहीं बनता है। तो ये सोचने वाली बात है कि किस सहमति के साथ हम लोग आगे चल रहे थे। क्या वाकई ये सहमति को ख़त्म करने से भारत को कुछ हानि होने वाला है? इसका सवाल, इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं हमें भी ढूंढने की आवश्यकता है एज ए कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया। और भारत कहीं ना कहीं सिर्फ यहाँ पर इतिहास को बदलने के लिए नहीं चला था, बल्कि एक बेहतर फ्यूचर को लेकर आगे बढ़ना चाहता था पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के समझौते के साथ। क्या हम उसमें भी कामयाब हुए हैं? तो इन सवालों का जवाब मैं आपके सामने, आपके समक्ष छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, करंट इवेंट भी है, और आने वाले समय में ये हमारे लिए एग्जाम में भी तनाव ला सकता है यदि इसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे तो, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम एंडिंग, आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।